इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या बोलता है हमको? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो न्यूटन्स हमको ये बताता है कि अगर पूरे यूनिवर्स में अगर एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है ए पॉइंट पर, ओके, ये पूरी यूनिवर्स है, और इस पूरे यूनिवर्स में अगर एक बॉडी यहाँ रखी हुई है, दूसरी बॉडी यहाँ रखी हुई है बी पॉइंट पर, ठीक है, तो ये दो बॉडी यूनिवर्स में रखे हुए हैं, ठीक है, दो बॉडी यूनिवर्स में इस तरह रखे हुए हैं। अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसा? अगर मैं इन दोनों को कब इसका डिस्टेंस ले लूँ r, ठीक है, तो ये दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये बॉडी बोलती है कि तू इधर आ जा, और ये बॉडी बोलती है कि तू इधर आ जा, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि भाई कितना फोर्स के मदद से जो है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो फोर्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पर दो बॉडी के बीच का सेपरेशन r बोला है, स्मॉल r, ओके, हम कंसिडर करते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ओके। तो m1 m2 क्या है? बॉडी के मासेस है, मासेस ऑफ बॉडीज, ठीक है। और r जो है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में वो, ओके। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। मतलब जो मासेस हमने लिए, जो बॉडी की जो बॉडी के दो मासेस है, उन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे अगर ये 3 kg है, ये 5 kg है, तो 3 kg को हम 5 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो वो 15 आ जाएगा, जो कुछ भी नंबर आएगा। तो जितना ज़्यादा उन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ओके। तो पहला इसका पार्ट है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने इसको 1 लिखा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो 1 नहीं लिखना होगा, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये कम होगी, ओके। तो हमको क्या बता रहा है ये रिलेशन, कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ओके। और कैसा प्रोपोर्शनल है? सिंपली आर नहीं है, उसका स्क्वायर के, मतलब पावर के, ठीक है, आर स्क्वायर। डिस्टेंस अगर कम होता है तो फोर्स बढ़ेगा, ये कम हो रहा है, ओके, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। इस तरह हमको ये दो पार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखने को मिलते हैं, ओके। तो इस तरह इसका स्टेटमेंट है। फिर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैथमेटिकली हम इन दो इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, ओके, कि भाई हम फोर्स का किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंसी है वो पहले हमने देखा, फिर दोनों को कंबाइन कर दिए, ओके। अब मैथमेटिक्स में हमारा रूल है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रखते हैं, और इक्वल टू साइन रखते हैं और कांस्टेंट रखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट रखेंगे कैपिटल G, m1 m2 जैसा का वैसा, आर स्क्वायर जैसा का वैसा, ओके। तो G जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। तो इस तरह हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फाइनल फार्मूला फोर्स का इस तरह मिलता है, ओके। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। इसका स्टेटमेंट है, मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ और बोल भी देता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है वो लिखा है, ठीक है। इट इज स्टेट दैट द टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके, पहला पार्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इस तरह इसका स्टेटमेंट रहेगा, ओके। अब हम G का जो है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, उसका हम यूनिट देख लेते हैं,
कि यूनिट क्या होगा उसका। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, इक्वेशन है जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारा मोटिव है कि हम जी का यूनिट निकालें। ओके, तो जी का मुझे यूनिट निकालना है तो मैं सारे टर्म इधर ला लेता हूँ। ठीक है, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। m1 m2 इधर इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएंगे, इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब अगर मैं इसका यूनिट निकालूँ तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ जी। यूनिट ऑफ जी क्या रहेगा? यूनिट ऑफ जी, इधर फोर्स है तो मतलब न्यूटन। ओके, ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर्स का स्क्वायर, अपॉन तो अपॉन m1 m2 के जी तो के जी का स्क्वायर। तो फिर यूनिट ऑफ जी बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो आपका होमवर्क है, इसकी आपको डायमेंशन निकालना है। ओके, दूसरी एक और चीज़, ये जी की फिक्स वैल्यू होती है। जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ओके, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू जो है तो हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा है। ओके, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। फार्मूला हमको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला भी हमको पता है। ओके, ये फार्मूला हमने देखा, इसमें एफ जी m1 m2 आर स्क्वायर ये सारी टर्म जो है तो हमने डिफाइन किए। अगर इसमें हमको m1 m2 दिया हुआ हो, जी हमको पता है, आर दिया हुआ है, तो हम इजीली एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर एफ दिया हुआ है, मासेस दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और अगर m1 m2 आर और एफ दिया हुआ है तो जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि वो हमको पता है, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरह। ओके,